जय गुरु महाराज। आज का ये वीडियो 10+2 और मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है। यह वीडियो मानव नेत्र और दृष्टि दोष से है, जिसमें आपको पूरा बताया गया है। इसे पूरा देखें और याद करें और अपने एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 नंबर कंप्लीट करें। तथा जो मैं अब शब्द सुनाता हूँ, जो वाक्य बताता हूँ, जो बीच बीच में आपको कहानी सुनाता हूँ सब्जेक्ट के मार्फत, उसको सुने तो शायद आपका एग्ज़ाम का उससे भी ज़्यादा नंबर कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टि पटल। कॉर्निया, परितारिका अर्थात परितारिका मतलब आइरिस, पुतली मतलब पुपिल और रेटिना का हिंदी दृष्टि पटल होता है। तो मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है रेटिना, दृष्टि पटल। अब यहाँ बात आपको जानकारी लेना होगा इसमें कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। अगर रेटिना बोल देगा कैसा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा वास्तविक का उल्टा, तो वास्तविक का उल्टा बताना है। लेकिन एक यहाँ बात आ जाती है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तविक का उल्टा बनता है, तो हम लोग को सीधा क्यों दिखाई देता है? तो जो हमारा मस्तिष्क है उसको सीधा संसाधित कर देता है, जिसके कारण से वो दिखता है। आपको एक जानकारी और भी होनी चाहिए कि रेटिना में 2 प्रकार के कोशिका होते हैं, छड़ाकार जिसे रड सेल कहते हैं और शंक्वाकार जिसे कॉन सेल कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे 2 नंबर में एग्जाम में पूछ दिया कि रेटिना क्या है, तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं जानते तो लिख भी लीजिएगा, तो बता सकते हैं यह नेत्र के पीछे स्थित एक प्रकाश संवेदनशील परत है जहां लेंस के माध्यम से प्रकाश केंद्रित होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा होता है, जिसे मस्तिष्क सीधा संसाधित करता है। और इसमें 2 प्रकार के कोशिका होते हैं, रड सेल और कॉन सेल। रड सेल का मतलब छड़ाकार सेल और कौन सा शंक्वाकार सेल। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेमी, 25 सेमी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है 25 सेमी। 25 सेमी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जिस पर हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कॉर्निया, पुतली, परितारिका, रेटिना। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का परितारिका, आइरिस। यह मानव नेत्र प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। और आइरिस के बाद जो प्रकाश है वो पुपिल में जाता है, जहां पुपिल का आकार छोटा या बड़ा होता है प्रकाश को समायोजित करने के लिए। और भी याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नेत्र का रंगीन भाग कौन है, रंगीन हिस्सा कौन है, तो आइरिस है। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? यानी नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उत्तल लेंस। अब नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है, यह भी जानकारी आपको रखना चाहिए। नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है वो प्रोटीन और पानी से बना होता है। यह पारदर्शी होता है तथा लचीला भी होता है। इस लेंस को जैविक लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है?
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोक्सी लेंस। अब निकट दृष्टि दोष है क्या? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, नेत्र का वैसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। और इस दोष का निवारण किससे करते हैं? तो पांचवा का सही जवाब है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस। इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष जिसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं उत्तल लेंस, है ना। इसमें क्या होता है, इसका परिभाषा आप दे सकते हैं, नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार अब उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। तो सातवां का सही जवाब है द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस मतलब यानी कि बाईफोकल लेंस। द्विफोक्सी लेंस का मतलब होता है एक अवतल लेंस भी होगा इसमें, एक उत्तल लेंस भी होगा, एक ही चश्मे में अवतल अवतल होगा प्रत्येक आंख के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, अविंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अविंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा किया जाता है? ऑप्शन आपका है बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इसका सही जवाब है बेलनाकार लेंस। क्वेश्चन नंबर 9, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो सही जवाब है बैगनी का। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। और श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश यानी सूरज का जो प्रकाश होता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। तारा टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन का। वायुमंडल में जो हवा है, ठंडी हवा गर्म हवा जब टकराती है तो वो हिलते रहती है, जिसके कारण हमें तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पुतली, रेटिना, पश्चिमी पेशिया यानी सिलेरी मास्कस, सिलेरी मांसपेशिया, आइरिस। 11 नंबर का सही जवाब है सिलेरी मांसपेशिया, सिलेरी मस्कल्स, पश्चिमी पेशिया। मानव नेत्र में क्या करता है? ये फोकस दूरी का परिवर्तन करता है। किसके द्वारा होता है? सिलेरी मांसपेशियों द्वारा होता है। ये पेशियों में नेत्र लेंस की वक्रता और मोटाई को समायोजित करती है, जिससे लेंस की जो फोकस दूरी होती है कम या ज़्यादा हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही नेत्र की समंजन क्षमता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। 12 नंबर का सही जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, फैलाव ज़्यादा होता है, इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो क्या कीजिएगा? सुन लीजिए, इसके भी नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, जानते हैं तो याद हो गया आपको। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन, है ना। इस प्रकीर्णन को एक चीज और कहते हैं, वो रेले प्रकीर्णन भी कहते हैं, के कारण दिखाई देता है, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा के छोटे छोटे अणु सूर्य के प्रकाश को बिखेर देता है। क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे
छोटी होने के कारण सबसे ज़्यादा बिखरता है और हमारी आंखों तक नीला रंग ही पहुंचता है, जिसके कारण आकाश कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है? सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है? 25 सेमी, 100 सेमी, अनंत, 50 सेमी। इसका सही जवाब है अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है? तो अनंत होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, वन विक्षेपण और पुनः आंतरिक प्रवर्तन, केवल परावर्तन। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का वन विक्षेपण और पुनः आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण, लाल रंग के कम प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब सुनने से पहले आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अधिक से अधिक लोग देखेंगे, अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण, लाल रंग के कम प्रकीर्णन के कारण, ये दोनों है। ऑप्शन डी आपका सही है। अब कैसे ये समझना है, नीले और बैंगनी रंग की तो तरंगदैर्घ्य होती है वो कम होती है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन और फैलाव अधिक होता है। याद रखिए, नीले या बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत कम होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका फैलाव ज़्यादा होगा और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका फैलाव कम होगा, जिसके कारण से सूर्य लाल दिखाई देता है। तो आप लोग जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे लंबी सबसे अधिक होती है, तो जिसके कारण ये कम बिखरता है और सीधा हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। इसके कारण से ही खतरे के निशान में भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, लेंस, पूरी आंख। तो 16 का सही जवाब है कॉर्निया। नेत्रदान में जो आंख का भाग होता है कॉर्निया, उसको दान किया जाता है। जिसका नेत्र खराब हो गया कॉर्निया के कारण, तो कॉर्निया को ट्रांसफर किया जाता है जिसे वह पुनः देख सकता है। या आंख का सामने का पारदर्शी भाग है और इसका जो आकार होता है वो गुंबद के समान होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म में कितनी सतह होते हैं? 3, 4, 5, 6। सही आंसर है 5। 3 भाग होता है आयताकार और 2 भाग होता है ऊपर नीचे जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी, नीला, लाल, हरा। भी मैंने बताया लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? नोट कर लीजिए आप लोग। इसका तरंग जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है जी 620 से 750 नैनोमीटर। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 620 से 750 नैनोमीटर। और भी रंगों का अगर तरंगदैर्घ्य जानना है तो लिख लीजिए। आपको पता है वन विक्षेपण 7 रंग होते हैं, तो सभी का मैं तरंगदैर्घ्य बता देता हूँ आपको। फटाफट लिखिए। नारंगी का होता है 590 से 620 नैनोमीटर। पीला का होता है 570 से 590 नैनोमीटर। हरा का होता है 495 से 570 नैनोमीटर।
नीला का होता है 450 से 495 नैनोमीटर, और इंडिगो यानी जामुनी का होता है 425 से 450 नैनोमीटर। बैगनी का जिसका सबसे कम होता है उसका है 380 से 450 नैनोमीटर। तो आपको सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य लिखा गया, याद भी हो गया होगा, नहीं हुआ तो उसको एक बार दो बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ये नैनोमीटर क्या है भाई, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे पावर -9 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। खतरे के संकेत का रंग लाल क्यों होता है? मैंने अभी बताया कि खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग होता है। अब यहाँ क्यों होता है, तो लाल रंग का तो जान ही गए ना, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या है, कम है, फैलाव कम है। क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, या आंखों को अच्छा लगता है, इनमें से कोई नहीं। तो बस क्वेश्चन 19 का सही जवाब प्रकीर्णन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्य रूप से कहाँ होता है? लेंस पर, कॉर्निया की बाहरी सतह पर, रेटिना पर, परितारका यानी कि आइरिस पर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना पर आधारित है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। सही जवाब है प्रकीर्णन, है ना। टिंडल प्रभाव जो होते हैं मुख्य रूप से प्रकीर्णन पर ही आधारित है, परिघटना पर आधारित है। जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, किसी कोलाइडियल विलयन, सुनिए लिखना है तो लिख भी लीजिएगा, ये टिंडल प्रभाव का परिभाषा भी हो सकता है। जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडियल विलयन या सस्पेंशन से गुजरती है तो उसमें मौजूद मेहिन प्रकाश के चारों ओर बिखरा देता है, जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्यमय हो जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अंधेरे कमरे में खिड़की से आने वाले प्रकाश के धुलकन होते हैं वो चमकता है, या तो फिर कुहासा में, अभी जाड़ा का दिन था कुछ दिन पहले, तो देखे होंगे कुहासा में आप लोग जाते हैं तो जब कार चलाते हैं तो उसका हेडलाइट जो बॉल जलाते हैं तो लंबा सा दिखता है। क्यों दिखता है? कणमय होता है। तो कोलाइडियल कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर ही है या उससे बड़ा होता है, जिसके कारण प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफेद, काला, लाल। तो कैसा दिखाई देता है? काला। तो क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल तो है नहीं, तो जब वायुमंडल का अभाव होगा तो आकाश क्या दिखेगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखेगा? काला, क्योंकि वायुमंडल में कण होता है। अब कण रहेगा तो ना फैलाव होगा प्रकाश का, तो ना दिखाई देगा, तो वहाँ तो कुछ फैलाव के कारण नहीं है, तो काला दिखाई देता है। और पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद होता है, जिसके कारण उससे जब प्रकाश की किरण टकराती है तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेमी, 2.5 सेमी, 3.0 सेमी, 1.5 सेमी। सही जवाब है 2.3 सेमी। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एकदम लाइक कर दीजिए। और यदि कोई बच्चा है, बड़ा है, चैनल पर अगर नए हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। समय पे नोटिफिकेशन मिलेगा, समय पे तैयारी होगी। इस बार की तैयारी है 400 पार। क्वेश्चन नंबर 24, किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अविद्युतता। 24 का सही आंसर है दूर दृष्टि दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, याद रखिएगा जी, कहीं कहीं पूछ देगा कि किसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, तो दूर दृष्टि को और क्या कहा जाता है? इसे दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। इस स्थिति में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, जैसा परिभाषा में बता चुका हूं, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह दोष तब होता है जब नेत्र गोलक बहुत छोटा हो जाता है या तो लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय
उसके पीछे केंद्रित होता है, जिसके कारण आप लोग को पता है यह दोष उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा हो जाता है? छोटा, बड़ा, अपरिवर्तित, बंद हो जाता है। तो 25 का सही जवाब है बड़ा, है ना। पुतली का आकार कम रोशनी में बड़ा हो जाता है, अधिक रोशनी में छोटा हो जाता है। 26 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को वस्तुएं कहाँ स्पष्ट दिखाई देती है? पास की, दूर की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को वस्तुएं कहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है जी? तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मैंने परिभाषा बताया। क्वेश्चन नंबर 27, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, हर्ट्ज। तो फटाफट सब आंसर दीजिए कि इसका क्या है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 का सही बताइए। सब दे दिए, लिख दिए जी, फटाफट लिखिए, फटाफट आंसर क्या है जल्दी जल्दी बताइए। और जो अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कीजिए। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, हर्ट्ज। 400 पार होना है। इसका सही जवाब डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर 28, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, प्रिज्म का। सही जवाब है प्रिज्म का। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र में कौन सा द्रव भरा होता है? रक्त, कच्छप द्रव या नेत्रोद, पानी, प्लाज्मा। तो मानव नेत्र में दो प्रकार के द्रव होते हैं जी। तो दो प्रकार के द्रव बता दिए आपको, तो आंसर पता चल गया कि ऑप्शन बी है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जो नेत्रोद होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और जो यहाँ कचाप द्रव लिखा हुआ है उसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। अब बात यह आती है, देख लीजिए बढ़िया से, फटाफट लिख लीजिए। मानव नेत्र में दो प्रकार के द्रव भरे होते हैं, है ना। तो जो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है उसको नेत्रोद यानी कि एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और यह पतला और पारदर्शी होता है। तथा दूसरा जो द्रव है जिसको हम कचाप द्रव बोले, है ना, तो लेंस और रेटिना के बीच होता है जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। यह जो द्रव होता है वो जेली जैसा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव नेत्र मोतियाबिंद में नेत्र का लेंस कैसा हो जाता है? मानव मोतियाबिंद में नेत्र का लेंस कैसा हो जाता है? ये आपका जो है मानव नेत्र में कौन सा द्रव होता है? इसका आंसर था ऑप्शन बी, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोतियाबिंद में नेत्र का लेंस कैसा हो जाता है? पारदर्शी, काला, दुधिया और धुंधला, लाल। तो 30 का सही जवाब है दुधिया और धुंधला। क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णदता। 31 का सही जवाब निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 32, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? मैंने बता चुका प्रकाश मिश्रण कितने बनते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। तो 7 रंगों का यह मिश्रण है। 32 का सही जवाब बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो 33 का सही जवाब जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी आंसर मैं बता चुका हूं, ऑप्शन सुन लीजिए। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण, चंद्रमा की सतह काली होने के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर का सही जवाब क्या है? आप लोग फटाफट, जितने लोग देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, और इसका आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या किसके द्वारा नियंत्रित होती है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली,
रेटिना, पश्चिमी पेशियां सिलरी मसल्स जिसे कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो 35 का सही जवाब है सिलरी मस्कल, सिलरी मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 36, किस घटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो 36 का सही जवाब है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 37, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग को ही देना है। मैं बता चुका हूं, अगर जो वीडियो जब स्थिर से देख रहे हैं वो फटाफट आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब क्या होगा वो तुरंत कमेंट करके आप बताइए कि 37 का भैया ये आंसर होगा, फलना का ये आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे उसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38। 37 का जवाब आपको देना है। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10 पे पावर -10 मीटर, 10 पे पावर -6 मीटर, 10 पे पावर -9 मीटर, 10 पे पावर -12 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है 10 पे पावर -10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, दृष्टि के स्थायित्व का समय कितना होता है? दृष्टि के अस्थायित्व का समय कितना होता है? 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, 1/100 सेकेंड। इसका सही जवाब है 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाशिक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के संगम बिंदु पर जहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु, अंध बिंदु, मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु। तो 40 का सही ऑप्शन है अध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, घने जंगल के बितान कनोपी से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर कौन सा प्रभाव दिखता है? टिंडल प्रभाव, रमन प्रभाव, व्यतिकरण, विवर्तन। सही आंसर है टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? बैगनी, नीला, लाल, हरा। सही जवाब है लाल। क्वेश्चन नंबर 43, जब प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से टकराता है तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जब प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से टकराता है तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है सही जवाब नीला। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन करता है? तो नीला करता है, क्योंकि जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है वो ज्यादा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 44, द्विफोक्सी लेंस का ऊपरी भाग आमतौर पर कौन सा लेंस होता है? उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार। मैंने बताया था द्विफोक्सी लेंस में 2 लेंस होते हैं, तो अवतल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। तो इसका ऊपरी भाग क्या होता है जो आपको बताना है। तो 44 का सही आंसर है अवतल लेंस। ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग बोलिए क्या होता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 45, नेत्र में प्रकाश का मार्ग क्या है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना, पुतली, कॉर्निया, रेटिना, रेटिना, पुतली, कॉर्निया, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। इसका ये भी जवाब हम दे चुके हैं, लेकिन मैं बता देता हूं आपका 45 नंबर सही जवाब है कॉर्निया, पुतली, रेटिना। पहले कॉर्निया में प्रवेश करता है, उसके बाद पुतली में जाता है, तो पुतली अपना साइज मेंटेनेंस कर लेता है वहां पर, है ना, कि किस तरह से छोटा होना, बड़ा होना, उसके बाद रेटिना पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कोलाइडियल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? कोलाइडियल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। 46 का सही जवाब टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 47, मानव नेत्र में कितने मेगापिक्सल होते हैं? यानी मानव नेत्र का जो नेत्र भी है कैमरा की तरह है जी, मेगापिक्सल की तरह होता है। 576 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 1080 मेगापिक्सल। इसका सही जवाब है 47 का 576 मेगापिक्सल। सोचिए कितना बड़ा मेगापिक्सल है,
HD क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी देता है, जहाँ पर फटता नहीं है, कैमरा में फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में क्या कहा जाता है? मैंने आपको आंसर बताया था इसका कि निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, और इसको क्या बताए थे, मायोपिया। 48 का सही जवाब है बी ऑप्शन सही आपका, मायोपिया है ना। क्वेश्चन नंबर 49, दूरदृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। बताना नहीं है, याद है आपको। क्वेश्चन नंबर 50, हाइपरमेट्रोपिया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा, पीला, लाल, नीला, हरा, नीला, पीला, हरा, सभी। तो 50 का सही आंसर लाल, नीला, हरा, ये आपको प्राथमिक रंग है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दिया द्वितीयक रंग क्या कौन सा है, तो बताना है पीला, सियान, मैजेंटा, ठीक है। अब पूछेगा पीला किससे मिलके बना, तो लाल हरा से। सियान किससे बना, हरा और नीला से। मैजेंटा किससे बना, तो लाल नीला से। ऐसा भी पूछ देगा लाल और हरा को मिलाने से कौन सा रंग होता है, तो पीला। लाल और नीला को मिलाने से कौन सा रंग होता है, तो सियान। और लाल और नीला मिलाने से क्या होता है, मैजेंटा। हरा नीला से सियान और लाल और नीला से मैजेंटा। तो आप लोग ये पूरे 50 क्वेश्चन देख लिए, आपका अंतिम क्वेश्चन था, और पूरा वीडियो देखे होंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम बिंदास होके दीजिए, टेंशन लेके नहीं दीजिए, लेकिन सब याद कीजिए, पूरा देखिए। जो अभी तक लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए बउआ, और शेयर नहीं कर लू हो तो शेयर भी कर देहू, और वीडियो कैसन लगलो तो हमरा बता देहू, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए, और जो नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे समय पर थोड़ा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जीते और समय पर तैयारी हो जीते। गुरु माँ से हम प्रार्थना करें ही कि आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं सबका रिजल्ट अच्छा आए। जय गुरु महाराज।